अमीर ससुराल में गरीब बहू की पहली राखी। रितु चूल्हे पर खाना बना रही थी। सब खाना खाने आ जाओ, खाना तैयार हो गया है, गर्मा गर्म खाना खा लो। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। रितु, तुमने भी ना हमें गर्मा गर्म खाने की आदत गलत डाल दी है। अब जब तुम शादी के बाद अपनी ससुराल चली जाओगी तो हम ऐसे गर्मा गर्म खाना कैसे खा पाएंगे? कोई बात नहीं भाभी, कभी मैं यहाँ आ जाऊंगी, कभी आप वहाँ आ जाना, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो फायदा उठा ही लो। वैसे भी आप लोग काम पर चले जाते हो तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। सच में रितु, तुम इतनी प्यारी हो। हाँ, मेरी छोटी बहना है ही लाखों में एक। बस बस, अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए मेरी। सभी खाना खा लेते हैं और लास्ट में जब रितु खाना खाने बैठती है, तूने आज फिर सबको भरपेट खाना खिला दिया और खुद कम खाना खा लिया है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मुझे इतनी भूख नहीं। रहने दे बेटा, मैं सब जानती हूँ। वैसे ही कभी कभी सब्जी बनती है, उसमें भी तूने अपने लिए बचाई ही नहीं। पता नहीं हमारे कब अच्छे दिन आएंगे। अभी तो तेरा ब्याह भी नहीं हुआ है, उसके लिए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। कैसे माँ बाप हैं हम। कोई बात नहीं माँ, तुम इतना क्यों सोचती हो। वैसे भी भैया ने इतनी मुश्किलों से मुझे पढ़ाया है, वही बहुत है। बाकी अब जो होगा, जैसा होगा, सब अच्छा होगा, देख लेना। देखते हैं बेटा, क्या ही होगा। शाम को रितु बाजार में सामान लेने जा रही थी। तब एक लड़का आकर उसका रास्ता रोक लेता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो रितु, मेरी बात अब मान भी जाओ, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। देखो रजत, तुम मेरी बात समझो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये बहुत गलत है। इसमें कुछ गलत नहीं है। क्या हम अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच सकते? अब तो तुमने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया है। क्या तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारे घर वालों के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करना चाहती। तुम तो जानते हो मेरे घर के हालात कैसे हैं, और ना ही तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए मान रहे हैं। इसीलिए तो मैंने तुम्हें दूसरा रास्ता बताया है। हम दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन ये रास्ता गलत है, इससे घर वालों को ठेस पहुंचेगी। किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। वैसे भी तुम्हारे घर वालों को सब पता है, सिर्फ मेरी माँ ही मानने को तैयार नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, और हो सकता है शादी के बाद माँ भी मान जाए। लेकिन पहले तो रितु रजत को शादी के लिए बिल्कुल मना कर देती है, लेकिन फिर रितु के परिवार वालों की सहमति के साथ दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं, और इस तरह रितु अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंचती है। अरे ये कैसा मजाक है अब? माँ, ये मजाक नहीं, सच है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अरे नालायक कहीं के, इतना बड़ा फैसला तूने खुद अकेले ले लिया। तुझे शर्म नहीं आई? माँ, इसमें शर्म की कैसी बात? मैं जिससे प्यार करता था उससे मैंने शादी कर ली। भले ही तूने इससे शादी कर ली, लेकिन मैं कभी भी इस फटीचर घर की लड़की को अपने बहू नहीं बनाऊंगी। अरे इसे तो मैं अपने घर में नौकरानी तक न रखूं, और तू इसे इस महल की बहू बनाना चाहता है? अरे इसने तुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया है। ये सब इसकी चाल है, चाल। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। रितु ऐसी नहीं है, ये बाकी लड़कियों से बहुत अलग है। पहले सब ऐसा ही दिखाते हैं, लेकिन बाद में सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाते हैं। मैं कहती हूँ अभी भी वक्त है, छोड़ दे इसे। मैं तेरा बहुत ही बढ़िया और अमीर खानदान में रिश्ता करवाऊंगी। अगर ऐसा ही है तो मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं रहूंगा तो बस रितु के साथ ही। जब रजत भी अपनी वहां से जाने की बात करता है, तब मजबूरन विमला को रजत की बात माननी पड़ जाती है, और वो ऊपरी मन से दोनों को घर में आने देती है। लेकिन विमला ने रितु को अपनाया नहीं था। अगले दिन रितु की पहली रसोई थी। ढंग से खाना भी बनाना नहीं आता, क्या ही सीख कर आई है अपने घर से। मम्मी जी माफ करना, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, ऐसे लोगों से हम उम्मीद भी क्या रख सकते हैं। लेकिन मुझे तो खाना ठीक लगा। बहुत अच्छा खाना बनाया है बेटा तुमने। हाँ, तुम तो इसकी साइड लोगे ही। सब कराया धराया तुम्हारा ही तो है। तुमने ही बड़ी खुशी से इनकी शादी करवाई है। देखो, तुम बिना वजह ही गुस्सा कर रही हो। हमें बच्चों की खुशी देखनी चाहिए, और रितु बहू बहुत अच्छी है। हाँ, होगी तुम्हारे लिए अच्छी। मैं तो इसे कभी भी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी। हाँ। विमला गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। कोई बात नहीं बेटा, तुम उदास मत होना। समय के साथ साथ विमला सब समझ जाएगी। जी पापा जी। बाकी खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। जी शुक्रिया पापा जी। विमला रितु को पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो घर का सारा काम उसी से करवाती, और इसी बात का फायदा रितु की जिठानी भी उठाती है। एक दिन जब रितु पोंछा लगाकर हटती ही है कि चलो आज कुछ अलग किया जाए, वैसे भी मैं बस बोर होती रहती हूँ। पायल रसोई में जाती है और जानबूझकर सब्जी का पतीला गिरा देती है। आवाज सुनकर वहां रितु आती है। क्या हुआ दीदी?
कुछ नहीं, सब्जी का पतीला गिर गया। लेकिन कैसे? कैसे क्या, बस गिर गया तो गिर गया, गलती तो किसी से भी हो सकती है, इसमें इतने सवाल क्या पूछने। अब चलो जल्दी से इसे साफ कर दो और तुम्हें दोबारा सब्जी भी बनानी होगी। जी ठीक है दीदी। ऋतु आगे बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई में गिरी सब्जी भी साफ करती है और उसे दोबारा सब्जी बनानी भी पड़ती है। चलो फाइनली सारा काम हो गया, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। ऋतु अपने कमरे में आराम करने जा ही रही होती है कि पायल उसे रास्ते में रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो? अभी तो कपड़े बाकी हैं, बाथरूम में कपड़े रखे हैं, उन्हें अच्छे से धो देना। जी दीदी ठीक है, मैं अभी धो देती हूँ। ऋतु सभी का कहना अच्छे से मानती थी और किसी भी काम को मना नहीं करती थी। ऋतु कपड़े धोने रसोई में जाती है। चलो वॉशिंग मशीन में सब आसान हो जाएगा, मैं इसमें कपड़े डाल देती हूँ। ऋतु वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर चली जाती है, तब वहाँ पायल आती है। इसे मैं सबक सिखाती हूँ। ऋतु वायर में कट लगा देती है और वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, तुम्हें खुद हाथ से कपड़े धोने होंगे। चलो अब जल्दी करो, बहुत कपड़े हैं। ठीक है दीदी। पायल की इस चालाकी की वजह से ऋतु को सारे कपड़े हाथ से ही धोने पड़ते हैं। इस तरह ऋतु की सास और जेठानी दोनों उसे बहुत परेशान करती। शादी के बाद पहली बार ऋतु अपने मायके जाती है। मेरी प्यारी ननद तुम आ गई, कैसी हो तुम? सब ठीक है भाभी और माँ, आप बताओ सब कैसा है? यहाँ भी सब ठीक है बेटा। हाँ ऋतु तुम तब तक बैठो, तुम्हारे भैया भी काम से आते होंगे। आज तो बहुत लेट हो गया भाभी। हाँ तुम्हें तो पता ही है रिया, हमारे घर के हालात कैसे हैं। अभी सेठ जी के यहाँ एक्स्ट्रा काम है, इसीलिए तुम्हारे भैया डबल शिफ्ट करते हैं। क्या कहा, इतनी मेहनत? लेकिन उन्हें थोड़ा रेस्ट भी करना चाहिए। मैंने भी उन्हें समझाया, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि वो कितनी जिद्दी है, मेरी बात सुनते ही नहीं। हाँ वो तो है। पूरी रात हो जाती है, लेकिन रवि अगले दिन सुबह ही काम से लौटता है। भैया। मेरी प्यारी बहना तुम आ गई? हाँ मैं तो आ गई, लेकिन ये सब क्या है? आप जरा अपने ऊपर भी ध्यान दिया करो, ऐसे कितना काम करोगे? अरे तुम ये सब छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो भैया? तुम्हारी मन पसंदीदा रसमलाई। अरे भैया इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? मेरी लाडली बहन घर जो आई है तो उसके लिए इतना तो बनता है। शुक्रिया भैया। ऋतु बड़े चाव से रसमलाई खाती है और अपने मायके में सबसे मिलने के बाद वो वापस अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं और घर की बेटी यानी ऋतु की नंद उनसे मिलने आती है। क्या है सब, इधर आइए, देखिए कौन आया है। अरे मेरी बच्ची आ गई तू, और बता सब कैसा है वहाँ? सब एकदम बढ़िया है मामी। अच्छा बताओ हमारी नई भाभी कहाँ है, जरा मैं भी तो उनसे मिलूं। अरे क्या करेगी उस कलमोही से मिलकर, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। मामी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ऐसा नहीं बोलते, वो भी तो हमारे परिवार का ही हिस्सा है। अरे आग लगाए परिवार का हिस्सा, ऐसे फटीचर खानदान की लड़की को तो मैं अपने घर की नौकरानी तक न बनाऊं। आखिर इनके घर में है ही क्या? जितना बड़ा इनका घर है उससे बड़ा तो मेरे घर का एक बाथरूम है। मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता, अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात इंसान के व्यवहार पर होती है। इंसान अच्छा होना बहुत जरूरी है, और मैंने सुना है छोटी भाभी तो बहुत संस्कारी है, सबका बहुत ध्यान रखती है। अरे कुछ नहीं, सब इसके ड्रामे हैं ड्रामे। इसने जानबूझकर एक्टिंग की है और मेरे बेटे को अपनी बातों में फंसा लिया, और वो मूर्ख कहीं का इसकी बातों में आ भी गया। ओहो मम्मी अब शांत भी हो जाओ। स्नेहा विमला को समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन विमला कहाँ समझने वाली थी। थोड़ी देर बाद स्नेहा ऋतु से मिलती है। भाभी तो बताइए कैसा लगा आपको हमारा घर? अच्छा है। आपको कोई परेशानी तो नहीं यहाँ? नहीं नहीं, परेशानी कैसी? मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रही हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ मम्मी आपको जरा परेशान करती होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप ये सब छोड़िए, हम और बातें करते हैं। स्नेहा ऋतु से बहुत प्यार से बात करती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी करती, लेकिन विमला और पायल उन्होंने ऋतु की जिंदगी को बिल्कुल आसान नहीं किया था। एक दिन ऋतु के मायके वाले उससे मिलने आते हैं। अरे मम्मी भैया भाभी आइए, आप अंदर आइए ना। हाँ बेटा। ऋतु उन्हें हॉल में बिठाती है और सबके लिए चाय नाश्ता बनाने रसोई में चली जाती है। तभी विमला वहां पर आ जाती है। अरे अरे देखो जरा कौन भिखारी हमारे घर में घुस आया है। उसकी आवाज सुनकर पायल और रमेश भी आते हैं। क्या हुआ मम्मी जी? देखो तो पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए। जी नहीं, आप गलत समझ रही हैं, हम ऋतु के मायके वाले हैं।
ओहो, तभी मैं सोचूं इतने फटीचर लोग कहाँ से आ गए। चुप करो विमला, तुम कैसी बातें करती हो? कभी तो जरा सोच समझ कर बोला करो। मैंने इसमें गलत क्या कहा है भला? मैंने तो बिल्कुल सही कहा है। तभी वहाँ रितु चाय नाश्ता लेकर आती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे बिना पूछे चाय नाश्ता किसके लिए बनाया? मम्मी जी, मेरी मम्मी और भैया भाभी आए हैं, उनके लिए ही बनाया है। कोई जरूरत नहीं है इन फटीचरों को मेरे घर में खाना खिलाने की। लेकिन मम्मी जी, ये मेरे लिए सिंधारा लाए हैं। वैसे भी इनकी इतनी औकात नहीं कि कुछ अच्छा ला सके। वही मामूली सी 1-2 चीजें लाए होंगे, उसका क्या मैं अचार डालूं? लेकिन मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, रहने दो। वैसे भी यहाँ सिर्फ तुमसे ही मिलने हम आए थे। हाँ बहन, तुम चिंता मत करो, अभी हम चलते हैं। इतना कहकर रितु के मायके वाले वहां से चले जाते हैं। रितु को विमला का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद जब पायल के घर वाले वहां आते हैं तो अरे मम्मी पापा, अरे बहन जी, आइए आइए, आपका स्वागत है। अब तो सावन का महीना शुरू हो गया है, हमने सोचा पायल बिटिया का सिंधारा ले आए। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। चलिए हम बैठते हैं, मैं आपके लिए बढ़िया चाय नाश्ता बनवाती हूँ। हाँ चलिए, मैं आपको अपने कमरे तक लेकर चलती हूँ। विमला उन्हें बढ़िया एसी में बिठाती है और रितु को चाय नाश्ते में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, जरा अच्छे से करियो। ठीक है मम्मी जी। रितु सबके लिए अलग अलग पकवान बनाती है। इस तरह विमला रितु और पायल में बहुत ज्यादा भेदभाव करती थी। कुछ दिन गुजर गए और रितु अपने पति के साथ अपने मायके जाती है। प्रणाम मम्मी जी। आइए दामाद जी, आपका स्वागत है। हाँ जी। घर में दामाद के आने पर थोड़ी तैयारी की जाती है। उसके लिए नया बिस्तर बिछाया जाता है और अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। आपको इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? इसमें परेशानी कैसी बेटा, ये तो हमारा फर्ज है। उन्होंने अपनी तरफ से रजत को बहुत अच्छे से खातिरदारी की। थोड़ी देर बाद, बेटा तू वहाँ ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन बेटा, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तुम्हें बहुत से ताने सुनने पड़ते होंगे। कोई बात नहीं मम्मी, गलती भी तो हमारी ही है। हमें ऐसे उनसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था। हमने बिना किसी की सहमति के इस तरह शादी कर ली, इसलिए मम्मी जी हमसे नाराज हैं। लेकिन शायद समय रहते सब ठीक हो जाए। इस तरह रितु अक्सर चीजों को समझती थी। वो किसी पर कोई दोष नहीं डालती थी। समय गुजर रहा था। एक दिन स्नेहा घर पर रोती हुई आती है। क्या बात है मेरी बच्ची, तू ऐसे रो क्यों रही है? मम्मी, मैं अपने ससुराल नहीं जाना चाहती। लेकिन बेटा, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों? सब लोग मुझे वहाँ बहुत परेशान करते हैं। मेरी जेठानी मुझसे अमीर है, इसलिए घर में उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता है और मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। क्या कहा? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर। मैं हूं ना, मैं उनसे बात करूंगी। स्नेहा को इतना परेशान देखकर विमला बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन विमला स्नेहा के ससुराल जाती है और उसकी सास से बात करती है। देखिए, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। आप दोनों बहुओं में भेदभाव क्यों कर रही हैं? क्यों ना करो, वो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। हमारी बड़ी बहू अच्छे खानदान से आती है। उसने हमारे घर के लिए बहुत कुछ किया है। आपने और आपकी बेटी ने किया ही क्या है? देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, ऐसा मत कहिए। मेरी बेटी बहुत परेशान है, मैं उसे परेशान नहीं देख सकती। वैसे सोचने वाली बात है, आपकी बेटी परेशान हुई तो आपको बड़ा दुख हुआ, लेकिन क्या दूसरों की बेटियों को तकलीफ नहीं होती? जी मतलब मैं कुछ समझी नहीं। आपकी छोटी बहू भी तो किसी की बेटी है, आप भी तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा व्यवहार करने पर उसे और उसके परिवार वालों को कैसा महसूस होता होगा? लेकिन यहाँ तो स्नेहा के साथ ऐसा हो रहा है। तभी वहाँ स्नेहा भी आती है। नहीं मम्मी, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। हमने तो बस एक छोटा सा नाटक किया था ताकि हम आपको एहसास दिला सके कि आप कितना गलत कर रही हो। हाँ बहन जी, आपकी बहू भी किसी की बेटी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब होने के बाद विमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। विमला घर आती है और अपने व्यवहार के लिए रितु से माफी मांगती है। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। नहीं मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगे, आप हमसे बड़ी हैं। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी तुम्हें एहसास हुआ, अच्छी बात है।
हाँ मुझे पता है, अब मुझे सब ठीक कैसे करना है। अब विमला स्नेहा के साथ मिलकर घर में बहुत अच्छे से डेकोरेशन करती है और रक्षाबंधन वाले दिन सारी तैयारी करके वहां रितु के मायके वालों को बुलाती है। सरप्राइज भाभी। मम्मी, भैया, भाभी, आप सब यहाँ? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें रक्षाबंधन का त्योहार बहुत पसंद है। उस दिन मैंने तुम्हारे घर वालों के साथ बहुत गलत किया था, इसलिए मैंने आज उन्हें यहाँ बुलाया है और सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। इतना अच्छा सरप्राइज देखकर रितु भावुक हो जाती है। शुक्रिया मम्मी जी, आपने मेरे लिए इतना किया। कोई बात नहीं बेटा, ये मेरा फर्ज बनता है। रितु अपने भाई को राखी बांधती है। लो बहना, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। शुक्रिया भैया। इस तरह रितु अच्छे से रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। इन सब से सभी को बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन कोई था जिसे ये बात खटक रही थी। इतनी जल्दी सब इस पर लट्टू होने लगे, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। पायल ने रितु को गिराने के लिए फर्श पर तेल गिराया था। बहुत देर बाद भी जब वो वहां नहीं कोई गया तो पायल देखने गई और खुद ही उस पर फिसल गई। आई रे माँ, मर गई, फूट गई मैं तो। उसकी आवाज सुनकर सब आते हैं और उसके कमरे में ले जाकर उसका इलाज करवाया जाता है। पायल को बहुत चोट लगने की वजह से अगले कई दिनों तक वो उठ नहीं पाती। तब रितु ही उसकी सेवा पानी करती है। लीजिए दीदी, फ्रूट खा लीजिए। रितु का अच्छा व्यवहार देखकर पायल को बुरा लगता है। रितु, उस दिन तुम्हें गिराने के लिए मैंने ही तेल फर्श पर डाला था, मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारा हमेशा गलत सोचा और तुमने मेरे साथ हमेशा सही किया। कोई बात नहीं दीदी, अब आप इतना मत सोचिए, अब आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। इस तरह रितु के ससुराल में सब कुछ ठीक हो गया था। अब सभी मिलजुल कर रहते थे। विमला ने अभी अपनी बहू के रूप में रितु को स्वीकार कर लिया था। एक दिन विमला अपने बड़े बेटे से, बेटा, मैं रितु के परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तुम्हें तो उनके हालात के बारे में पता ही है। क्या तुम रितु के भाई को कहीं अच्छी सी नौकरी दिलवा सकते हो? हाँ माँ, हमारी कंपनी में एक वैकेंसी खाली है। मैं कल ही उनसे इस बारे में बात करता हूँ। इस तरह पवन रवि को अपनी कंपनी में जॉब दिलवा देता है। उसके बाद अब उनके घर की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी ठीक हो गई थी। ये तो एकदम चमत्कार हो गया। रितु की सास ने हमारे लिए कितना किया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच में मुझे भी नहीं पता था कि कभी हमारे भी दिन ऐसे बदल सकते हैं। हाँ माँ, उनकी वजह से मुझे अच्छी नौकरी मिली। अब हमें एक एक दाने के लिए तरसना नहीं होगा। मैं उनसे मिलने जाऊंगा और उनका शुक्रिया अदा करूंगा। रवि अगले दिन रितु के ससुराल जाता है। आओ बेटा, तुम्हारा स्वागत है। जी। और इस तरह अब रितु के मायके वालों का स्वागत उसके ससुराल में अच्छे से होता था और उसके ससुराल वालों की वजह से ही उसके मायके वालों की आर्थिक स्थिति भी अब थोड़ी ठीक हो गई थी।